नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। थोड़ा-सा मौसम का बदलाव लग रहा है, तो अपना विशेष तौर से स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ठीक है? तो मैं हूँ दिनेश और आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं हिंदी विषय और हिंदी विषय के अंदर अभी तक अपन ने एक टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर पर अपन ने तैयार किया है। अपन ने इस टॉपिक को जो नियम थे, उन नियमों को देखा, कुछ उनके साथ में उदाहरणों की अपन ने बात की थी और कल की क्लास के अंदर जो अपनी बहुत खास क्लास थी कल की, जिसके अंदर अपन ने ये देखा था कि उस टॉपिक का पूरा सार अपन को किस प्रकार से लेना है। उस सार को अपन ने देखा था। वो सार आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज कल की क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो आज आपके सामने मैं क्या लेके आया हूँ, जो अपन ने पिछले कुछ दिनों से जो टॉपिक पढ़ा है संधि, उस संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, जो पिछली भर्तियों के अंदर आपसे पूछे गए हैं। ये जो सवाल आपके सामने लिखा है, ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है, ये पूछा गया है आपके एसआई के अंदर। कुछ एसआई के प्रश्न लेके आया हूँ मैं, कुछ आरएस के प्रश्न लेके आया हूँ मैं और कुछ फर्स्ट ग्रेड के, कुछ एलडीसी के इस प्रकार से आज का जो आज की जो क्लास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने टॉपिक को पढ़ा, अब आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ामिनर अपन से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, परीक्षक अपन से किस प्रकार के प्रश्न अपन से पूछता है और अपन को उन प्रश्नों को किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है, किस प्रकार से मैं इन प्रश्नों को अति शीघ्र अपना कम समय देते हुए इनको आसानी से हल कर सकूँ। तो वो तरीका आज अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो सभी साथियों के साथ में इस क्लास को शेयर की दी कर दीजिए और अगर आपको ये जो नया तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही हमारा मोटिवेशन होता है, यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, आपको इनकी संधि करनी है। आपके सामने 6 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 6 विकल्प आपके सामने लिखे हैं। इनमें से मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊँगा, जो आसान-आसान है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? 2 ऑप्शन आपका क्या होगा, गृह कार्य होगा, आपको स्वयं को उसके ऊपर मेहनत करनी है। देखो क्या होता है कि जब तक आप स्वयं उस टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर आप स्वयं जब तक कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो बेहतर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन लिखा आ रहा है, धनु, धन, टंकार। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा आ रहा है, नाहर, धन, अयन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा आ रहा है, दुह, धन, ग। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, सत, धन, आनंद। अगला ऑप्शन आपके सामने है, स, धन, अष्ट, धन, अंग। इस शब्द के अंदर क्या है? इस शब्द के अंदर 2 संधि है, ठीक है? और लास्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, त्रिश, धन, ना। तो आपको किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है? देखो, आपके सामने लिखा आ रहा है, धनु, धन, टंकार। क्या लिखा आ रहा है? धनु, धन, टंकार लिखा आ रहा है। धनु, धन, टंकार। अब शब्द को अपन यहाँ पे लिखते हैं। शब्द को मैं आपके सामने लिखता हूँ। शब्द क्या लिखा? धनु, धन, टंका। ये मैंने लिखा धनु, धन, टंकार। आपको साधारण सा काम क्या करना है? पहले इन शब्दों के आपको टुकड़े करने हैं। इन शब्दों के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने का फ़ायदा क्या होगा? पहले टुकड़े करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जैसे कि इस ना के अंदर ऊ की मात्रा, ये मैंने ऊ की मात्रा बाहर निकाल दी। आगे आपको विसर्ग दे रखा है, आगे आपको क्या दे रखा है? ट दे रखा है। तो अब आपको काम किस पे करना है? इस ट के ऊपर काम करना है कि ट अघोष है या फिर सघोष है? ट अघोष है या फिर सघोष है? तो अघोष है कि सघोष है ट? बताओ देखे। इस ट के जो ट है अघोष है या फिर सघोष है? तो ट क्या है? ट है अघोष।
अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस ऊ के साथ में किस प्रकार का नियम बनेगा। इस ऊ के साथ में किस प्रकार का नियम बनेगा। तो अपन ने एक नियम देखा था। कौन-सा नियम देखा था? याद करो देखिए, कल की क्लास का एक नियम याद करो, जो मैंने आपको सारे नियम विसर्ग संधि के बताए थे। कौन-सा नियम है? तो आपको बस नियम याद मैं दिलाता हूँ कि अपन ने अगोस के साथ में कौन-कौन से नियम देखे थे। तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्या लिखना है? क वर्ग लिखना है और ख वर्ग लिखना है। फिर आगे च था, ट, त और प और इनके साथ में जो भी है और इनके अलावा अपन लिखते हैं 300। 300 कौन से? 300। फिर अपन ने क्या सीखा था कि एक आपको ऊपर का छोड़ना है, इन वर्गीय व्यंजन में से, है ना? एक आपको ऊपर का छोड़ना है, एक आपको नीचे का छोड़ना है, ठीक है? फिर आपको क्या फिर अपन ने क्या सीखा था कि स्वर के बाद में आपको क्या दे रखा हो, स्वर के बाद में आपको यदि विसर्ग दे रखा हो और उनका मेल यदि इन 3 के साथ में होता है, यदि इन 3 के साथ में होता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन क्रमशः इन सा के अंदर हो जाता है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य सा के अंदर। वापिस बैक लौटते हैं, वापिस आते हैं इस पे। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ऊ के साथ में विसर्ग मिल रहा है और आगे आपको क्या क्या मिल रहा है? ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ट मिल रहा है। तो नियम क्या है? नियम बस इतना सा है कि स्वर के साथ में क्या दे रखा हो? विसर्ग दे रखा हो और आगे यदि आपको क्या मिले? ट और ठ मिले, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा के अंदर। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा इस मूर्धन्य सा के अंदर। ये इस मूर्धन्य सा के अंदर मैंने इस विसर्ग का परिवर्तन कर दिया। क्या किया मैंने? इस विसर्ग के स्थान पर, ये जो विसर्ग आपको दे रखा है, इस विसर्ग के स्थान पर मेरे को क्या लिखना है? इस मूर्धन्य सा को लिखना है। बस इतना सा काम आपको करना है। क्या काम करना है? कि इस इस विसर्ग के स्थान पर मेरे को मूर्धन्य सा लिखना है। ये मैंने इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा रख दिया और आगे और इसके बाद में जो शब्द दे रखे हैं, उनको आपको वैसा का वैसा उनको वहाँ पे रखना है। तो मैं इनको यहाँ पे वैसा का वैसा रख देता हूँ। यहाँ पे क्या रखूँगा? यहाँ पे मैं रख दूँगा धनु और इसके बाद में क्या बच रहा है? ये बच रहा है टंकार। क्या बच रहा है? टंकार बच रहा है। तो अपना जो शब्द बन जाएगा, वो शब्द क्या बन जाएगा? अपना शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। शब्द क्या बन जाएगा? धनुष टंकार अपना शब्द बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? कि प्रश्न को किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है? पहले सबसे पहले काम आपको बस इतना सा करना है कि जो भी शब्द दे रखा है उसके आपको बस टुकड़े करने हैं। जब आप इसके इस प्रकार से टुकड़े कर देंगे, किस प्रकार से? ये जो मैंने यहाँ पे किया, तो आपको यहाँ से नियम निकल कर बाहर आ जाएगा कि मेरा नियम क्या है। जब मेरे को नियम याद आ गया, तो मैंने इसका संधि कर दिया अच्छे से। मेरे को इस शब्द का संधि विच्छेद याद ही नहीं था, इस शब्द का कि धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा या फिर इस शब्द का मेरे को संधि याद नहीं था। एक याद होता है वो एक अलग बात होती है कि मेरा अभ्यास इतना हो गया कि मेरे को शब्दों के संधि और संधि विच्छेद याद हो गए। ठीक है? आगे आपके सामने अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? नार धन अयन। क्या लिखा आ रहा है? नार धन अयन। इसका संधि आप किस प्रकार से करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर जो छुपा है और यहाँ पे जो है उनको बाहर निकाल दो। तो मैंने इसके अंदर जो अ है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अ के साथ मेल होता है। अ का अ के साथ में मेल। इस रा के अंदर क्या है? इस रा के अंदर क्या है बताओ देखे? इस रा के अंदर क्या है? एक मिनट। देखो यहाँ पे वापिस से देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? र लिखा आ रहा है और र के अंदर किसकी मात्रा है? इस र के अंदर अ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है और आगे आपको क्या दे रखा है? धन के बाद में आपको दे रखा है अ।
धन के बाद में आपको वापस क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। अब जब मैंने इसको देखा, तो मेरे को दिमाग में नियम याद आया। कौन-सा नियम याद है? 10 सेकंड का समय है आपके पास नियम को याद करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को नियम याद आ रहा है कौन-सा? मेरे को स्वर संधि का एक नियम याद आ रहा है। और बताओ, अब बताओ कि कौन-सा नियम है? स्वर संधि का पहला प्रकार कौन-सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का नियम अपन ने किस प्रकार से याद किया था कि सजातीय स्वर। क्या ये दोनों सजातीय स्वर है? क्या ये दोनों सजातीय स्वर है कि नहीं है? क्या ये दोनों सजातीय स्वर है? अगर सजातीय स्वर है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का नियम हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये सजातीय स्वर का नियम है और इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनता है? वो बनता है आ। क्या बनता है? आ बनता है। तो अब आपको बस क्या काम करना है? इस इन दोनों का मेल आपको किसमें करवाना है? आ के अंदर करवाना है। तो मैं क्या कर दूँगा? इस रा के अंदर से मैंने अ निकाल दिया और जो नया शब्द बना, इन दोनों के मेल से वो शब्द क्या बना? आ बना। वो शब्द क्या बना? आ बना। तो मैं उस आ को रख देता हूँ और आगे जो भी आपको बच रहा है, उसको रख देना है। इस आ का मेल तो मैंने यहाँ पे करवा दिया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? य और न बच रहा है। तो इस प्रकार से जो अपना शब्द बन जाएगा, इस आ की मात्रा किसके साथ में जुड़ जाएगी? इस र के साथ में जुड़ जाएगी। इस आ की मात्रा इस र के साथ में जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा नारायण। तो शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा नारायण। तो आपको यहाँ पे इसका क्या कर देंगे? इसका संधि अपन कर देंगे नारायण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस यहाँ पे तो आपको न दे रखा है, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? ण दे रखा है। तो इसके संबंध में अपन ने जब व्यंजन संधि पढ़ी थी, वहाँ पे अपन ने बात की थी कि न, क, ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आगे आपके सामने शब्द लिखा आ रहा है दूधन क। क्या लिखा आ रहा है? दूधन क आपके सामने अगला शब्द लिखा आ रहा है। तो अब बताओ देखिए इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले आपका काम क्या होगा? ये एसआई के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? दुहु-धन क। इस द के अंदर मात्रा किसकी है? इस द के अंदर मात्रा है ओ की। इस द के अंदर मात्रा है ओ की, तो मैं इस ओ की मात्रा को बाहर निकाल देता हूँ। ये ओ की मात्रा उसके बाद आपको विसर्ग मिल रहा है और आगे आपको क्या दे रखा है? ग दे रखा है। और इस ग के अंदर आपको क्या मिल रहा है? इस ग के अंदर अ की मात्रा है। तो मेरे को कहाँ तक चाहिए? मेरे को बस यहाँ तक चाहिए। मेरे को कहाँ तक चाहिए? बस यहाँ तक चाहिए कि उ विसर्ग है और उसके बाद में मेरे को क्या मिल रहा है? ग मिल रहा है। अब नियम को याद करें देखिए, कौन-सा नियम? तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि इस ग को ढूँढना, कि ग अघोष है या फिर सघोष है। जब मैं ग को देखता हूँ तो ये मेरे को तीसरे वर्ग का मिलता है और तीसरा वर्ग क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? सघोष हूँ। अब सघोष के साथ में कौन-सा नियम है? अब वो नियम आपको याद करने की आवश्यकता है। एक नियम अपन ने देखा था, कौन-सा नियम देखा था? कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले। स्वर के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले और उनका मेल किनके साथ में होता है? सघोष के साथ में होता है और सघोष में भी अपन ने किसको छोड़ा था? उस र को छोड़ा था। नियम देखो याद करवा देता हूँ मैं कि अपन ने नियम याद किया था कि स्वर के बाद में आपको विसर्ग मिले और उनका मेल किनके साथ में? इस सघोष के साथ में। उसका मेल किसके साथ में? सघोष के साथ में और सघोष के अंदर भी अपन ने इस र के अलावा बात की थी कि इस र के अलावा जो भी सघोष है, इस र के अलावा जो भी सघोष है, तो अब इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है र में। किन-किन को नियम याद था? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये जो आपने नियम बताया है, वो मेरे को याद था। है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन अपन कर देंगे र के अंदर। इस विसर्ग का परिवर्तन मैंने र के अंदर कर दिया। अब इसका शब्द क्या बनेगा? अब यहाँ पे शब्द बनेगा। विसर्ग के स्थान पर मेरे को क्या रखना है? विसर्ग के स्थान पर मेरे को र रखना है।
इस विसर्ग के स्थान पर मेरे को क्या रखना है? र रखना है और आगे आपको शब्द क्या दे रखा है? आगे आपको शब्द दे रखा है दू। आगे आपको क्या शब्द दे रखा है? दू शब्द आपको दे रखा है और अंत के अंदर आपको ग दे रखा है। तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? तो आपका शब्द बन जाएगा दुर्ग। आपका शब्द क्या बन जाएगा? दुर्ग शब्द बन जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सभी को? अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण है। ये आपका गृह कार्य है, आपको स्वयं को इसके ऊपर दिमाग लगाना है, ये आपको स्वयं को करना है। और आगे जो शब्द दे रखा है त्रिश धनना, क्या दे रखा है? त्रिश धनना, इसको भी आपको करना है और ये आपका गृह कार्य है। इस शब्द को देखते हैं, फिर अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आगे आपको क्या दे रखा है? सधन, अष्टधन, अंग। अब इसके अंदर यहाँ पे भी एक संधि का नियम लगेगा, यहाँ पे भी आपका एक संधि का नियम लगेगा। अब आप इन यहाँ पे बताओ कि कौन-सा नियम यहाँ पे लगने वाला है? यहाँ पे कौन-सा नियम लगने वाला है? बताओ देखिए। किन-किन को समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन-सी संधि का नियम है? ये बता दो। तो यहाँ पे कौन-सी संधि होगी? यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को अ मिल रहा है। इस के अंदर अ है, आगे अ दे रखा है, इस के अंदर भी क्या है? अ है और आगे आपको क्या दे रखा है? अंग दे रखा है, यानी कि ये अ है, उसके ऊपर ये अनुस्वार है, आगे आपको ग दे रखा है, यानी इस अ का इस अ के साथ में मेल हो रहा है। तब इस अ का इस अ के साथ में मेल होता है, तो संधि कौन-सी? स्वर संधि। स्वर संधि का प्रकार कौन-सा? दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? सजातीय स्वर मिल रहे हैं। यहाँ पे भी मेरे को सजातीय स्वर मिल रहे हैं। सजातीय स्वर यानी कि दीर्घ स्वर संधि। सजातीय स्वर आ गए तो संधि कौन-सी? दीर्घ स्वर संधि। तो बस बता दो इनका विकार किस प्रकार से होगा? इनका विकार हमेशा इनके दीर्घ रूप में होगा, इसीलिए संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। तो अब यहाँ पे इस और इस का मेल हुआ, तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे आपका बना आ और यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो अपन शब्द बना लेते हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा? स के साथ में आ की मात्रा आई, तो शब्द क्या बन गया? सा। आगे आपको क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा हलंत के साथ में स और ट। अब इस ट के साथ में ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ट का क्या हो जाएगा? ये टा हो गया और आगे आपको इस अ का इसके साथ में मेल हो गया, तो शेष क्या बचा? अनुस्वार और ग। तो ये इसके साथ में अनुस्वार मैंने यहाँ पे लगा दिया और आगे मैंने ग लिख दिया, तो शब्द क्या बन गया? साष्टांग अपना शब्द बना। साष्टांग अपना जो शब्द बनता है। किससे? इस सधन, अष्टधन, अंग से। सधन, अष्टधन, अंग से। अगर आपसे पूछ ले, इसका उल्टा आपसे पूछ ले कि साष्टांग का संधि विच्छेद आप किस प्रकार से करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? सधन, अष्टधन, अंग। ठीक है? ये 2 शब्दों को आपको क्या करना है? ये आपका गृह कार्य है। इन दोनों शब्दों का आपको संधि करके बताना है और इसका संधि का जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला सवाल भी क्या है? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। बहुत ही आसान सवाल और ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, ये भी एसआई के अंदर पूछा गया सवाल है। तो आपको एक मोटा-मोटी आइडिया ये मिल गया होगा कि एसआई के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से संबंधित। यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे विसर्ग संधि आ गई, यहाँ पे आपकी स्वर संधि आ गई और इन दोनों के अंदर भी स्वर संधि है। यानी कि वो आपसे तीनों संधियों के सवाल आपको एक ही प्रश्न के अंदर पूछ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? परम धन ओजस्वी। क्या लिखा आ रहा है? परम धन ओजस्वी। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है रमा धन ईश। तीसरा आपके सामने है निधन कर्म और चौथा आपके सामने है सधन अनुभूति। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इस म के अंदर आपको अ मिल रहा है और आगे आपको क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। आगे आपको क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। जब अ का ओ के साथ में मेल हो रहा है, अ का ओ के साथ में मेल हो रहा है, तो अब बताओ देखे कि यहाँ पे संधि का कौन-सा नियम लगने वाला है? दीर्घ स्वर संधि का नियम, सजातीय स्वर।
गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ई, उ और री मिले। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का नियम नहीं लग रहा, गुण स्वर संधि का नियम नहीं लग रहा, वृद्धि स्वर संधि का नियम लग रहा है क्या? वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले, ए, आई, ओ और औ मिले। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? वृद्धि स्वर संधि का नियम मिला। यहाँ पे कौन सा नियम मिला? वृद्धि स्वर संधि का नियम मिला। और वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में क्या मिले? औ मिले, ओ मिले। अ या आ के बाद में क्या मिले? यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? ओ दे रखा है। तो नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद में यदि आपको ओ मिलता है, तो इनका विकार किसमें हो जाता है? इन दोनों के मेल से विकार हो जाता है औ के अंदर। किसके अंदर विकार हो जाता है? औ के अंदर। नियम अपन ने कल की क्लास के अंदर बहुत अच्छे से याद किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नियम याद होंगे। तो अ का ओ के साथ मेल होने पर विकार किस पे होगा? औ के अंदर विकार होगा। तो यहाँ पे अपन इनका विकार किसमें करवा देंगे? औ के अंदर विकार करवा देंगे और जो अपना शब्द बनेगा, वो शब्द क्या बनेगा? इस औ की मात्रा आपको किसके साथ में जोड़नी है? इस औ की मात्रा इस म के साथ में जोड़ देनी है। इस औ की मात्रा म के साथ में जोड़ देंगे, तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? तो अपना शब्द बन जाएगा, ये म के साथ में औ की मात्रा मैंने जोड़ दी और आगे जो शब्द बच रहा है, इस ओ के अलावा, क्योंकि ओ का इन दोनों शब्दों के मेल से औ बना है, तो इस ओ के अलावा जो आगे बच रहा है उसको मैं रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अपना शब्द क्या बना? परमोजस्वी। क्या बना? परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी। ठीक है? अगला आपके सामने क्या आ रहा है? रमा धन ईश। क्या लिखा आ रहा है? रमा धन ईश। इस म के अंदर मात्रा किसकी? इस म के अंदर आ की मात्रा और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको ई दे रखा है। जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं, उनके बस आपको टुकड़े करने हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरे शब्द की टुकड़े करने की। बस आपको जो यहाँ पे अंतिम वर्ण मिल रहा है, यहाँ पे जो शुरुआत के अंदर वर्ण मिल रहा है, उन दोनों को बाहर निकाल देना है। अगर यहाँ पे स्वर है, तो स्वर को निकाल दो, यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन को निकाल दो और यदि यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग और विसर्ग से तुरंत पहले वाला वर्ण उन दोनों को बाहर निकाल दो। बस इतना सा काम आपको करना है। ये काम कर दिया, फिर आपको अपने आप नियम है वो याद आ जाएगा। कैसे? जैसे कि मेरे को यहाँ पे मिल रहा है आ के बाद में ई, तो अब मेरे को नियम याद करना है कि आ के बाद में ई कौन-सी संधि का प्रकार है। तो जब मैं ये शब्द देखता हूँ तो मेरे को दिमाग में आता है कि ये स्वर संधि है, क्योंकि दोनों तरफ अपन को क्या मिल रहा है? स्वर मिल रहा है। अब स्वर के अंदर कौन-सा प्रकार होगा? तो स्वर के अंदर प्रकार होगा गुण स्वर संधि का। क्यों? क्योंकि गुण स्वर संधि क्या कहती है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? ई या ई मिले। तो इनका विकार किसमें हो जाता है? ई या ई मिले तो इनका विकार हो जाता है ए के अंदर। इनका विकार किसमें हो जाता है? ए के अंदर। अच्छा, इस ए की मात्रा किसके साथ में जुड़ेगी? इस ए की मात्रा किसके साथ में जुड़ेगी? तो इस ए की मात्रा इस म के साथ में जुड़ेगी। इस म के साथ में जुड़ेगी, तो ए की मात्रा इस म के साथ में मैं जोड़ देता हूँ। तो ये र म म से अपन ने अ बाहर निकाल दिया, तो म किसके साथ में है? हलंत के साथ में है। अब ये हलंत के साथ में म है, यहाँ पे आपको ए दे रखा है और इसकी मात्रा जब मैं म के अंदर जोड़ता हूँ, तो यहाँ इस म का क्या हो जाएगा? में हो गया और आगे आपके यहाँ पे क्या बच रहा है? आगे आपके बच रहा है स। तो शब्द क्या बन जाता है? रमेश अपना शब्द बन जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़ीरो स्तर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्दों का अपन संधि और संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे। ठीक है? अगर आपको ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, बताने की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ, ये पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक आपको इस क्लास को देखना है। आगे आपके सामने जो ये लिखा आ रहा है सधन अनुभूति, ये आपको खुद को करना है, क्योंकि जब तक अपन खुद काम नहीं करेंगे, तब तक उस काम में अपन को खूबसूरती नहीं मिल सकती। यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? निधन कर्म। क्या लिखा आ रहा है? निधन कर्म। तो सबसे पहला काम आपको कौन-सा करना है? यहाँ पे जो अंतिम वर्ण दे रखा है उसको निकालना है। तो अंतिम क्या मिल रहा है?
विसर्ग मिल रहा है और विसर्ग से पहले वाला अपन को निकालना है। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया ई और ई के साथ में विसर्ग दे रखा है और आगे आपको क दे रखा है क हलंत के साथ में। क्योंकि इस क के अंदर अ है, अ को अपन को कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कि यहाँ पे कौन-सा नियम लगने वाला है। तो किन-किन को नियम याद आया देखें। किन-किन को नियम याद आया बताओ देखें। नियम कौन-सा है? नियम मैं आपको बता देता हूँ। नियम अपन ने पढ़ा था एक कि अ या आ के बाद में विसर्ग दे रखा हो और उनका मेल किन के साथ में क, ख, प और फ में होता है। फिर अपन ने अगला नियम क्या देखा था कि ई या ऊ के बाद में ई या ऊ के बाद में आपको विसर्ग दे रखा है और उनका मेल यदि क, ख, प, फ में होता है तो इनका विकार किस प्रकार से होता है? किन-किन को नियम याद आया देखिए। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? ई के साथ में विसर्ग मिल रहा है और आगे अपन को क, ख, प, फ में से एक क मिल रहा है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है मूर्धन्य स के अंदर। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य स के अंदर। ये मैंने आपके सामने लिखा मूर्धन्य स। अब आपको क्या काम करना है? इस विसर्ग के स्थान पर आपको लिखना है मूर्धन्य स। इस विसर्ग के स्थान पर आपको क्या लिखना है? मूर्धन्य स को लिखना है। तो इस विसर्ग के स्थान पर मैं मूर्धन्य स को रख देता हूँ। यहाँ पे आपकी शुरुआत में क्या मिल रहा है? नी मिल रहा है, ये मैंने नी रख दिया और नी के बाद में आपको क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है, तो अपन विसर्ग के स्थान पर किसको रखेंगे? इस मूर्धन्य स को रखेंगे। नियम कौन-सा है? आप सभी लोगों को समझ में आ गया। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? निष्कर्ष अपना शब्द बन जाता है। इस शब्द का क्या करना है? इस शब्द को आप स्वयं करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की क्या करनी है? संधि करनी है और ये जो प्रश्न लिखा है, ये भी एसआई के अंदर पूछा गया है। राजस्थान एसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन क्या लिखा आ रहा है? उत्तधन श्वास। अगला ऑप्शन आपके सामने है उत्तधन हार। अगला आपके सामने है चतुष्धन कोण और अंतिम विकल्प आपके सामने लिखा आ रहा है प्रतिधन अर्पण। तो आपको मैं 10 मिनट का 10 सेकंड का समय देता हूं कि 10 सेकंड के अंदर आप इन चारों में से कौन-कौन सी ऑप्शन आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। बिना पेन चलाए कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको शब्द को देखा और आपको नियम याद आ गया। बस ये बिना पेन चलाए प्रश्न को करना होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? उत्तधन श्वास। इस त को मैंने देखा, इस त को मैंने देखा, तो ये त क्या है? ये त है पहला। त क्या है? पहला और इसके आगे क्या दे रखा है? श्वास दे रखा है। तो ये जो श्वास के अंदर जो स है, ये क्या है? अघोष है। ये क्या है? अघोष है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये अपन ने सीखा था कि पहला तीसरे में बदल जाएगा, तो ये नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए, कोई बात नहीं। फिर एक अपन ने नियम देखा था कौन-सा? कौन-सा नियम देखा था? एक अपन ने नियम देखा था कि स्वर के बाद में आपको क्या दे रखा हो? छ दे रखा हो, तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? छ के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो स्वर है ही नहीं। ना ही यहाँ पे क्या है? छ है। तो कौन इसके बाद में आपने नियम देखा था कि त के बाद में आपको क्या मिले? त के बाद में यदि आपको छ मिलता है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? छ के अंदर हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको त तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको छ नहीं मिल रहा। फिर अपन ने अगला क्या नियम देखा था? अगला नियम अपन ने ये देखा था कि त के बाद में आपको क्या मिले? स मिले, तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है, वो क्या बनता है? छ बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? त मिल रहा है, यहाँ पे भी मेरे को त मिल रहा है। आगे मेरे को क्या दे रखा है? स दे रखा है, यहाँ पे भी मेरे को स तालव्य स मेरे को मिल रहा है। इसका मतलब नियम कौन-सा लगेगा? तो इसका मतलब है कि ये नियम इस उदाहरण के अंदर लगने वाला है। इस विकल्प में ये नियम लगने वाला है। तो नियम किन-किन को याद आया देखिए? सभी लोगों को याद आ गया कि कौन से नियम की बात कर रहा हूँ मैं? शाबाश!
तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? त दे रखा है और आगे आपको क्या दे रखा है? ये तालव्य सा दे रखा है। इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, वो क्या बनने वाला है? इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनने वाला है, वो बनने वाला है च और छ, इसके साथ में हलंत है। तो अपना जो नया शब्द बनेगा, वो शब्द क्या बनेगा? तो देखो, इस ऊ के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा? ऊ लिख दिया। आगे आपको त और स का क्या हो जाता है? च और छ हो जाता है। ये मैंने च और छ कर दिया हलंत के साथ में। आगे यहाँ पे क्या बच रहा है? वास बच रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ ये वास। तो अपना शब्द क्या बन गया? उत धनुष्वास का संधि क्या हो जाता है? उच्छ्वास इसका संधि हो जाता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत ही अति महत्वपूर्ण उदाहरण आपको इसको कह सकते हैं। शब्द शुद्धि की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है ही। शब्द शुद्धि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण किस प्रकार से? कि ये अपन से अपन इस शब्द का बहुत कम काम में लेते हैं। परीक्षक क्या पूछता है? परीक्षक हमेशा उन्हीं शब्दों को पूछता है, जो अपन अक्सर क्या करते हैं, उनको गलत लिखते हैं या फिर उनका अपन चलन के अंदर बहुत कम काम में लेते हैं। हालाँकि इस शब्द को काम में तो लेते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत कम काम में लेते हैं। तो परीक्षक उन्हीं शब्दों को पूछता है शब्द शुद्धि के अंदर या फिर संधि के अंदर। तो परीक्षक एक इस प्रश्न को अलग प्रकार से पूछ सकता है, इस शब्द के संबंध में बता रहा हूँ मैं। वो इसको अशुद्ध लिख कर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें अशुद्धि का कारण बताओ। फिर आपके सामने जो ऑप्शन लिखा आएगा, तो पहला ऑप्शन आप इस उत्त को देखकर सोचेंगे कि क्या इसके अंदर उपसर्ग वाली अशुद्धि हो सकती है? संधि पर तो अपन बाद में आएँगे। इस उत्त को देखते ही सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा कि इसके अंदर हो सकता है कि उपसर्ग से संबंधित अशुद्धि हो। इस प्रकार के प्रश्न भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आज हालाँकि लेके भी आया हूँ। अपन समझेंगे कि शब्द को किस प्रकार से परीक्षक पूछता है। तो उत्तधनुश्वास का संधि क्या हो जाता है? उच्छ्वास हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। वो अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है उत्तधनहार। क्या लिखा आ रहा है? उत्तधनहार। अब बताओ देखिए इसका कौन-सा नियम लगने वाला है? इस त को देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? पहला दे रखा है और आगे अपन को क्या दे रखा है? हाथ दे रखा है। दे रखा है। अभी यहाँ पे कौन-सा नियम लगने वाला है? इसी नियम को एक बार याद कर दो देखिए कि अगर ये स्थिति आपके सामने दे रखी है, तो आप इसका क्या नियम बनाएँगे? कि पहले के बाद में मिले, तो पहला किसमें बदल जाता है? तो पहला बदल जाता है तीसरे में। पहला किसमें बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है और जो ये होता है, ये किसमें बदल जाता है? इस तीसरे के प्राण में बदल जाता है, यानी कि इस तीसरे के बाद जो आने वाला चौथा होता है। तो इस शब्द का अगर अपन इस प्रकार से इसका संधि करें तो क्या करेंगे? इस पहले को किसमें बदल दूँगा? इस पहले को बदल दूँगा तीसरे में। इस पहले को बदल दूँगा किसमें? तीसरे में। तो इस त का तीसरा क्या होता है? त, थ। तो इस पहले का तीसरा हो जाता है द और इस का क्या करना है? इस तीसरे के प्राण में बदलना है, यानी कि त के बाद में आने वाला, तो इस शब्द का इसका प्राण क्या हो जाएगा? इसका प्राण हो जाएगा ध। इसका प्राण क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। अब शब्द को बनाओ देखिए। अब मेरे को क्या करना है? ऊ का तो ऊ लिखना है। त के स्थान पर मेरे को किसको लिखना है? ये द को लिखना है और ध के स्थान पर इस के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा? इस ध को लिखूँगा और ध के साथ में हलंत है और इस के साथ में किसकी मात्रा? आ की मात्रा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? आ की मात्रा और आगे जो र दे रखा है उसको मैं जोड़ दूँगा। अब इस आ की मात्रा इस ध के अंदर, तो अपना जो शब्द बन जाएगा, वो शब्द क्या बन जाएगा? उद्धार अपना शब्द बन जाता है। शब्द क्या बन गया? उद्धार अपना शब्द बन गया। तो उद्धार शब्द का संधि क्या होता है? उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उतधनहार। क्या हो जाएगा? उतधनहार। इस प्रकार से आपको इसकी संधि करनी है। तो इस शब्द को अपन अक्सर कैसे लिखते हैं? अपन इस शब्द को इस प्रकार से लिखते हैं उद्धार। क्या लिखते हैं? उद्धार। ठीक है। अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है चतुष कोण। चतुधन कोण और आगे आपके सामने लिखा आ रहा है प्रतिधन अर्पण। इन दोनों शब्दों को आपको क्या करना है? खुद को अभ्यास करना है क्योंकि
इसका और इन दोनों का जो नियम है वो अपन बात कर रखे हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? अगला प्रश्न फिर से आपके सामने लेके आया हूँ कि निम्नलिखित शब्दों की आपको क्या करनी है? संधि करनी है। निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करनी है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दे रखा है प्रतिधन अर्पण, ये वैसा ही है जैसा कि ये आपके सामने है अति धन आवश्यक। इसके अंदर और जो पिछला अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर सेम नियम लगने वाला है। और इसके अंदर कौन-सा नियम लगने वाला है, ये आप खुद अभ्यास करेंगे, आपको खुद का मस्तिष्क काम में लेना है। बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को? यहाँ पे अपन को मिल रहा है ई और आगे आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। आगे आपको क्या मिला? आ मिला। अब याद करो देखिए कौन-सा नियम है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसके अंदर संधि का प्रकार कौन-सा है? संधि का प्रकार है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि का भी कौन-सा प्रकार है? तो स्वर संधि का प्रकार है, तो नियम अपन ने याद किया था कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? ई, उ, री मिले। तो ये किसका प्रकार है? गुण स्वर संधि का। फिर गुण स्वर संधि के जो बीच के 3 थे, धन के तुरंत बाद वाले ई, उ, री, इनको अपन ने शुरुआत के अंदर किसके अंदर ठहराया था? यण स्वर संधि के अंदर। तो क्या नियम है यण स्वर संधि का? कि ई, उ, री के बाद में यदि आपको असमान स्वर मिले, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ई मिल रहे हैं और आगे आपको आ मिल रहा है। तो ई के बाद में आपको क्या मिल रहा है? असमान स्वर मिल रहा है। तो इनका विकार किसमें हो जाता है? तो इनका विकार हो जाता है य के अंदर। इसका विकार किसमें हो जाएगा? य के अंदर हो जाएगा। अब इस शब्द का अपन जो संधि करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पे आपको अ और ती, ये मैंने अ रख दिया। इस ता के अंदर जो ई है, ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे त जो है हलंत के साथ में रह जाएगा और इस यहाँ पे इन दोनों के मेल से विकार किसमें हुआ? य के अंदर हुआ। तो ये मैंने या यहाँ पे रख दिया। हलंत के साथ में यह है और आगे आपको क्या दे रखा है? आवश्यक दे रखा है। तो इस आवश्यक को मैं यहाँ पे वापस से रख दूँगा। इस आ की मात्रा इस या के अंदर जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? ये इसका हलंत जो है वो हट जाएगा। इस हलंत को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक। शब्द क्या बन जाएगा? अति आवश्यक शब्द बन जाता है। किन-किन को ये बात समझ में आई? जिन्होंने पिछली क्लासें देखी है, उनको आराम से समझ में आ गई होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है मन धन दशा। क्या लिखा आ रहा है? मन धन दशा। अब इसके अंदर कौन-सा नियम लगने वाला है? इसके अंदर कौन-सा नियम लगने वाला है? मैं नियम आपको बता देता हूँ, फिर आपको ये सोचना है कि इस शब्द का संधि किस प्रकार से होगा और संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ के बाद में विसर्ग मिल रहा है। ये अ के बाद में विसर्ग, ये जो द है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को पहले अघोष और सघोष ढूँढना है। तो जो द आपको दे रखा है वो क्या है? वो है सघोष। वो क्या है? सघोष है। अ के बाद में आपको क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है। अ के बाद में क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा है और उसके बाद में आपको क्या मिल रही है? द मिल रहा है, यानी कि आपको सघोष मिल रहा है। तो नियम कौन-सा है? नियम ये है कि अ के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले और उनके बाद में यदि आपको सघोष मिलता है, क्या मिलता है? सघोष व्यंजक मिलता है। सबसे पहला नियम जो अपन ने याद किया था, कौन-सा नियम? कि अविसर्ग के बाद में यदि आपको सघोष व्यंजक मिलता है, क्या मिलता है? सघोष व्यंजक मिलता है। विसर्ग संधि का जो सबसे पहला नियम अपन ने याद किया था, कौन-सा नियम था? कि अविसर्ग के बाद में यदि आपको सघोष व्यंजक मिलता है, तो यहाँ पे क्या सघोष व्यंजक है? जी बिल्कुल सघोष व्यंजक है। तो इन दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाता है? इन दोनों का परिवर्तन हो जाता है ओ के अंदर। किनका परिवर्तन? अ और विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है ओ विसर्ग के अंदर, ठीक है? तो अपन इन इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे? इस विसर्ग और इसके अंदर जो अ है, अ और विसर्ग है, इनका परिवर्तन अपन कर देंगे ओ के अंदर। ये ओ के अंदर मैंने इसका परिवर्तन कर दिया।
और आगे जो शब्द जैसा दिया गया है उनको आपको वैसा का वैसा रखना है। तो मैं शब्द को रख देता हूँ मनोधन दशा। तो शब्द क्या बन जाएगा अपना मनोदशा। ये जो आगे आपके सामने ऑप्शन लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है? सत्व धन जन। ये क्या है? ये अपन को अंतिम वर्ण के रूप में मिल रहा है पहला, और आगे आपको क्या दे रखा है? ज दे रखा है। तो ज क्या है? अघोष है कि सघोष है? ये आगे अपन को सघोष दे रखा है। क्या दे रखा है? सघोष दे रखा है। तो अपना नियम क्या कहता है कि पहले के बाद में यदि आपको सघोष मिलता है, सघोष में भी ह और पांचवे को छोड़कर, तो ना तो यहाँ पे ह है ना ही पांचवा है, तो ये पहला किस में बदल जाता है? ये पहला बदल जाता है तीसरे में। तो ये त किस में बदल जाएगा? तो त का तीसरा क्या होता है? तो त का तीसरा हो जाएगा तो त का तीसरा क्या हो जाएगा? त का तीसरा हो जाएगा ज, और अपन शब्द जो बनाएँगे वो शब्द क्या बनाएँगे? सज्जन शब्द अपन लिखेंगे। सज्जन शब्द अपन लिखेंगे। ठीक है। तो अपन ने देखा क्या? अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, मना धन दशा, मनोदशा, सत धन जन, सज्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या शब्द लिखा आ रहा है? संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे आपके सामने मैं शब्द लिखता हूँ पुनः। क्या शब्द है? संस्कृत। अब बताओ, देखिए आप इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसके अंदर जो उत्तर पद आपको मिल जाए, यदि आपको उत्तर पद मिल जाए, दूसरा पद मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तो उसको आपको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है? मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिलता है कृत। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कृत। अगर ये शब्द आपने लिख दिया, फिर आपको ये देखना है कि क्या ये जो मैंने कृत लिखा है, ये सार्थक शब्द है कि नहीं है? जी बिल्कुल सार्थक शब्द है। फिर आपको यहाँ पे जो बच जाता है उसको आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे आपका बच रहा है स के साथ में अनुस्वार, और ये स हलंत के साथ में। ये स हलंत के साथ में। अब आपको नियम याद करना है। क्या नियम याद करना है? कि इसका संधि किस प्रकार से होगा? तो इसका संधि क्या हो जाएगा कि सम धन कृत। नियम याद आ जाएगा आपको अपने आप कि यहाँ पे कौन-सा नियम लग रहा है। तो व्यंजन संधि का कौन-सा नियम लग रहा है, आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखे आ रहे हैं, समधनकृत, समतनकृत या फिर समधन स्कृत। इन तीनों में से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपको यहाँ पे तो आपने निश्चय कर लिया कि ये तो होगा ही च नहीं, ये तो होगा ही च नहीं। तो होगा कौन? क्या ये होगा या फिर ये होगा? अगर ये होता तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता? मिल जाता, तो ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सम आएगा, ये किसके साथ में आएगा? हलंत के साथ में आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समधनकृत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समधनकृत इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। छत्रजन छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण आपको बताना है। ये शब्द जो अशुद्ध लिखा है, ये क्यों लिखा है? क्या ये संधि के कारण अशुद्ध है, समास के कारण है, उपसर्ग या प्रत्यय के कारण है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस शब्द को देखकर अपने आप के अंदर उस नियम को याद करना है कि इसका नियम कौन-सा है। जब ये नियम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये अति महत्वपूर्ण नियम है, अति महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। और ये शब्द, ये जो प्रश्न है ये एसआई के अंदर आपसे पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शब्द की इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। जो मैंने आपको नियम बताए थे वो कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो आपको क्या करना है? इस शब्द के क्या करना होंगे? आपको पता करना होगा कि ये शब्द अशुद्ध क्यों है? संधि के कारण, उपसर्ग के कारण, प्रत्यय के कारण या फिर समास के कारण? तो आप बताओ, देखिए ये अशुद्धि का कारण क्या है?
इसके बारे में अपन ने बात कर रखी है। तो इस जो शब्द शुद्ध है उसको बता दो। तो शुद्ध शब्द को मैं बता देता हूँ। शब्द है आपके सामने लिखा हुआ छत्र धन छाया। ये मैंने इसके टुकड़े नहीं किए हैं, इसके टुकड़े मैंने नहीं किए हैं। मैं शुद्ध शब्द आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको आपको त्र के अंदर अ मिल रहा है और आगे आपको दे रखा है छ। तो नियम अभी अपन ने बात की थी, कब? जब अपन सीख रहे थे उत धन श्वास को। उस समय अपन ने बात की थी कि स्वर के साथ में यदि आपको छ दिया गया हो, तो यहाँ पे किसका आगमन हो जाता है? इस च का आगमन हो जाता है। इस च का आगमन हो जाता है और इस प्रकार से जो अपन शब्द लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? शब्द अपन लिखते हैं छत्र छाया। तो शुद्ध रूप से शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है? छत्र छाया, छत्र छाया। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? छत्र छाया दे रखा है। यानी कि इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? संधि। इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? संधि। क्योंकि इन्होंने संधि का जो नियम था वो सही से नहीं लगाया। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा रहा है कि कौन-सा संधि शब्द गलत है? कौन-सा संधि शब्द गलत है आपको बताना है। ठीक है? तो इनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। कुछ शब्दकोश वाले शब्दकोश है, उनको देख लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को विराम देंगे। आगे के प्रश्न अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। आगे आपके सामने पहला लिखा आ रहा है पर्यायवाची। पर्यायवाची, पुत्र के पर्यायवाची आप सभी लोगों को याद हो गए होंगे, इनकी बार-बार अपन रिवीजन कर रहे हैं। सुनु, औरस, सुवन, वल्द। आगे आपके सामने लिखे आ रहे हैं पुत्री के पर्यायवाची नंदिनी, आत्मजा, तनुजा और दुहिता। ये सभी लोगों को अच्छे से याद हो गए। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है ईश के पर्यायवाची ईश यानी भगवान, देवता, सच्चिदानंद, निरंजन, सृष्टा। ये जो शब्द है अच्छा शब्द है। विभु, अज, अलक, पारा, अगोचर। अलक, निरंजन सभी लोगों को याद होगा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है पति के पर्यायवाची, जिनके बारे में अपन ने कल बात की थी। जिनके बारे में अपन ने बात की थी कि अगर आपने जबरदस्ती खेलने गई मारवाड़ी के अंदर खेलने को क्या कहते हैं? रमण। अगर आपने जबरदस्ती रमण किया तो क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कंत कांत कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कि कंत कांत रमण, कंत कांत रमण। और इसके बावजूद भी आप रमण किया तो क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। यहाँ पे अपना शब्द क्या बना? वार्यता शब्द बना। कंत कांत रमण, वार्यता, वल्लभ। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अपन ने गणेश, गणेश के पर्यायवाची देखे हिरंब, महाकाय, द्वैमातुर, गजमुख, नागमुख। फिर अपन ने बात की थी कार्तिकेय के पर्यायवाची। कार्तिकेय के बारे में अपन ने बात की थी कि छह मुख, चंद्रमा, तारा को जीतने वाला और मयूर। ये किसका वाहन है मयूर? ये कार्तिक का। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने राम के पर्यायवाची देखे थे। राम के पर्यायवाची आपको किस प्रकार से याद करने थे वो अपन ने कल की क्लास के अंदर बात की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सीता के पर्यायवाची देखते हैं। सीता के पर्यायवाची आपको किस प्रकार से याद करने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीता के पर्यायवाची आपको याद करने से पहले सीता जी के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सीता जी को किसकी पुत्री माना जाता है? सीता जी को पुत्री माना जाता है जनक की। किसकी पुत्री माना जाता है? जनक की पुत्री माना जाता है। तो जनक का संबंध या फिर जनक के साथ में पुत्री का पर्यायवाची दे रखा हो तो वो किसका पर्यायवाची होगा? वो पर्यायवाची होगा सीता जी का। दूसरी चीज, कहा जाता है कि सीता जी का जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म भूमि से हुआ। क्या कहा जाता है? कि उनका जन्म भूमि से हुआ। तो भूमि से हुआ यानी कि मैं क्या कर सकता हूं कि धरती का पर्यायवाची के साथ में क्या बन सकता है कि धरती का पर्यायवाची और या फिर इसके साथ में किसका? धरती का पर्यायवाची धन पुत्री का पर्यायवाची। इस चीज को वापस यहाँ पे रख देना। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि सीता जी को धरती की पुत्री माना जाता है कि उनका जन्म धरती से हुआ। ठीक है? तीसरी बात, सीता जी का जो
संबंध था वो किस क्षेत्र से है? यानी कि जनक, जनक कहाँ के राजा थे? जनक कहाँ के राजा थे? तो जनक जो राजा थे, मिथिला के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मिथिला का राजा थे। तो मिथिला मिथिला के साथ में किसका पर्यायवाची? पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है। तीसरा चौथा अपन देखते हैं कि राम का पर्यायवाची, राम का पर्यायवाची और इनके साथ में किसका पर्यायवाची? राम की पत्नी थी सीता, तो पत्नी का पर्यायवाची। एक-एक शब्द को देखते हैं जैसे कि जनकसुता, क्या कह सकते हैं? जनकसुता, सुता का अर्थ क्या होता है? सुता का पर्यायवाची अपने सीखा था, सुता यानी पुत्री, जतक जनकसुता, जनक तनया, जनक तनुजा। उसी प्रकार से धरती का पर्याय प्लस पुत्री का पर्याय, तो अपन क्या कह सकते हैं? धरणी तनया। क्या कह सकते हैं? धरणी तनया। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है मिथिला, मिथिला के साथ में पुत्री का पर्यायवाची, तो क्या कह सकते हैं? मिथिला सुता। और आगे आपको दे रखा है कि राम का पर्यायवाची प्लस पत्नी का पर्यायवाची, तो राम का पर्यायवाची अपन क्या कह सकते हैं? राम का पर्यायवाची अपन कह सकते हैं राम, और अपन प्रिया का पर्याय, पत्नी का पर्यायवाची ले लेते हैं प्रिया, तो क्या हो जाएगा? राम प्रिया। क्या कह सकते हैं? राम प्रिया, प्रिया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीता जी के जो पर्यायवाची शब्द है उनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये जो आपको छोटे-छोटे हिंट मिल रहे हैं, इसी के आधार पर आपको पर्यायवाची शब्दों को याद करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और शब्द अच्छे-अच्छे दिए गए हैं। तो आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है सीता जी के? वैदेही, मैथिली, उद्भिज और अयोनिजा। ये जो अच्छे शब्द हैं, जो इन संबंध से पार आते हैं, इन संबंध के अतिरिक्त हैं, उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची आपको कितने याद हैं? उनको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, और इनके अतिरिक्त जो पर्यायवाची हैं अपन उनकी बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। एक बार शब्द युग्म देख लेते हैं। शब्द युग्म देख लेते हैं। शब्द युग्म आपके सामने लिखे आ रहे हैं। जो पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं, ताकि आपके जो शब्द युग्म है, जो पर्यायवाची हैं, वो एकदम आपके मजबूत हो जाए। भले ही आप 4 शब्द सीखो प्रतिदिन के, लेकिन उनको इस प्रकार से सीखना है कि मैं कभी भूलूँ ना। ठीक है? तो इस अंश का अर्थ क्या हो जाता है? कंधा, और इस अंश का अर्थ हो जाता है हिस्सा। अंगद यानी बालीपुत्र, अगध यानी निरोग, अनिल यानी वायु, अनल यानी आग, अर्क यानी सूर्य, इस अर्क का अर्थ हो जाता है रस, और इस अचर का अर्थ क्या हो जाता है? गतिहीन, अचिर यानी नवीन, अजर यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो बूढ़ा कौन नहीं होता? देवता। अजीर यानी अंगन। अंतर का अर्थ होता है फर्क, दो चीजों का क्या अंतर है, फर्क क्या है। और अनंतर का अर्थ हो जाता है बाद में। तो अंतर का अनंतर बाद में करेंगे। इस प्रकार से अपन ने इस शब्द को याद किया था। इस अक्ष का अर्थ हो जाता है दोहरी, अक्षी यानी अगर अक्षी छोटी तो छोटी क्या होती है? आँख, और अक्षी बड़ी तो आँख वाली हमेशा बड़ी होती है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अपकार और उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ हो जाता है बुराई, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? विलोम शब्द हो जाते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अग। अग का अर्थ क्या हो जाता है? ग यानी गमन करना, अ यानी नहीं, जो गमन नहीं करता। और गमन कौन नहीं करते? सूर्य, पहाड़। फिर आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? अग। अब यहाँ से आपने पहाड़ याद किया, तो अब आपको वो जो तरीका था याद करने का, वो आपको याद आ गया होगा। इस अग का अर्थ क्या हो जाएगा? इस अग का अर्थ हो जाएगा पाप। पाप अधिक कर लिए इसलिए पहाड़ों पे चला गया तपस्या करने के लिए, पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और अंग का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अंगना। इस अंगना का अर्थ हो जाता है स्त्री, और यहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लिख के लिखना है आंगन। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अद्य। अद्य यानी आज, और आद्य यानी पहला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है ये अमित और अमित। अमित के क्या है? बहुत शत्रु। अमित के बहुत शत्रु है। आपको इस प्रकार से याद करना है, बस आपको याद हो जाएगा।
आगे आपके सामने ये जो 5 शब्द लिखे हैं, आपको विशेष तौर से इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभिसार, अभिसार किसमें नहीं है? कल अपन ने इसके बारे में बात की थी कि अभिसार किसमें नहीं है? तो प्रेमी से छुपकर मिलने में अभी कोई सार नहीं है। प्रेमी से छुपकर मिलने में अभी कोई सार नहीं है और इसके बावजूद यदि आप मिले तो क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाएगा और इसका अर्थ क्या होता है? प्रेमी से छुपकर मिलना। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अपन इस शब्द को बहुत बार पढ़ते हैं, कभी आप किसी कविता को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अनुराग शब्द मिलेगा और इस अनुराग शब्द का अर्थ होता है प्रेम और इस विराग का अर्थ हो जाता है विरक्त। और यदि कभी आपसे पूछ ले कि अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग और प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त। ठीक है? तो तो अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम और विराग का अर्थ क्या हो जाएगा? विरक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इस आदि का अर्थ क्या होता है? इस आदि का अर्थ अर्थ होता है प्रारंभ। इस आदि का अर्थ क्या हो जाता है? प्रारंभ। इस शब्द को लिखे देखो, अति महत्वपूर्ण है। ये जो शब्द का जोड़ा है बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। छोटी सी परीक्षा लेकर बड़ी परीक्षाओं तक ये रिपीटेड क्या बोलते हैं शब्द है। तो शब्द क्या है? आदि और आदि। तो इस आदि का अर्थ क्या हो जाता है? इस आदि का अर्थ हो जाता है प्रारंभ। इस आदि का अर्थ क्या हो जाता है? प्रारंभ। और इस आदि का अर्थ हो जाता है अभ्यस्त। इस आदि का अर्थ क्या हो जाता है? अभ्यस्त। इस आदि का अर्थ क्या हो जाता है? इस जो आपके सामने लिखी है आदि, अपन कहता है ना, आधी बात बोली उसने, आधी चीज बताई उसने, आधा काम किया। तो ये क्या है? ये आधा का स्त्रीलिंग है आदि, जो आप समझ रहे हैं। आदि यानी कि 1/2 का स्त्रीलिंग। ये क्या है? आदि। तो आप इसको किस प्रकार से याद रखेंगे आदि को? ठीक है? और आगे आपके सामने लिखा आ रहा है आदि और व्याधि। आदि क्या लिखा आ रहा है? आदि। तो इसका अर्थ हो जाता है मानसिक पीड़ा। इसका अर्थ क्या हो जाता है? मानसिक पीड़ा। और इस व्याधि का अर्थ क्या हो जाएगा? इस व्याधि का अर्थ हो जाएगा शारीरिक पीड़ा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शारीरिक पीड़ा। आदि तो मानसिक पीड़ा, व्याधि तो शारीरिक पीड़ा। आदि तो क्या है? मानसिक पीड़ा और व्याधि क्या है? शारीरिक पीड़ा। कभी भी आपको इन शब्दों को याद करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? ये जो एक जोड़ा आपके सामने मैं लेके आया हूँ, 5 शब्द आपके सामने जो लेके आया हूँ, इन सभी शब्दों को आपको एक साथ लिखना है, एक साथ में आपको याद करना है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। अगले कुछ प्रश्नोत्तरी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इसलिए 1-2 क्लास और चलाएँगे और उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक कौन-सा पढ़ें? अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन समास वाला। ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।